रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट सेमेस्टर F1 का चैप्टर है ये, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन जो स्टार्ट है वो स्पेशली टीचिंग से स्टार्ट है कि चैप्टर जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से हैं। तो ज़ाहिरी बात है, सबसे पहले हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टीचिंग, फिर उसके बारे में लर्निंग के बारे में, और इसी तरह आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो F1 का सब्जेक्ट है ये स्पेशली नर्सिंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम एज ए नर्स टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या वो एज ए टीचर कैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का हिस्सा होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टीचिंग क्या है। टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका कार है जिसमें एक बंदा, एक इंडिविजुअल दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस, ताकि उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आ सके। मतलब टीचिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आगाही देते हैं, ताकि उनको पता चले चीज़ों के बारे में और उनके बिहेवियर में, उनके रवैयों में मस्बत चेंज आ सके, ठीक है। अब इसी तरह लर्निंग है, तो लर्निंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग द इंफॉर्मेशन विद अ रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर। इसमें यह है कि जो टीचर आपको बताएगा, जो टीचर आपको चीज़ें सिखाएगा, आप उसको सीखोगे, उससे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। और जो आप पहले थे विदाउट टीचिंग, अब आप वैसा नहीं रहे, अब आपके बिहेवियर में चेंज आते हैं, रवैयों में चेंज आता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लर्निंग, सीखना, कि अब आप सीख रहे हो, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये एक प्लान्ड, एक मनसूबा बंदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो तरीक़ाकार है जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिलके कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके पर्पसेस क्या होते हैं, स्पेशली अगर हम F1 में पढ़ लें, एज ए नर्स पढ़ लें, तो एज ए नर्स इसके पर्पसेस, टीचिंग के पर्पसेस क्या है। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ वेलनेस, कि आप सेहत के बारे में, अच्छाई के बारे में लोगों को बताओ, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, के एक बीमारी से कैसे बचना है, इंजरी से कैसे बचना है, वो बताओगे। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को आप कैसे रिस्टोर करोगे, हेल्थ को कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, मुहैया करोगे, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ कॉपिंग एबिलिटीज़, या लोगों को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में बताओगे कि आपने किसी बीमारी से कैसे बचना है, किसी बीमारी के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, अपने आप का ख्याल कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें आती है कॉपिंग एबिलिटीज़ में। टीचिंग का मेन मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बता सकें, उनको ये सारे सहूलियात हम दे सकें, ठीक है। फिर इसी टीचिंग प्रोसेस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि मरीज़ की भी है और नर्स की भी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मतलब आपने जिनको बताना है, जिनको आपने सिखाना है, या जो आपका मरीज़ है, मोटिवेशन उनके अंदर पैदा करनी है कि हाँ, वो उनको सीखना चाहिए, या जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो कीमती है उनके लिए, उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेडीनेस ये कि आपका मरीज़, आपका जो पेशेंट है वो रेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब वो इस हालत में हो ही ना कि आप उनको कोई एजुकेशन दे सको, कोई इन्फॉर्मेशन दे सको, और आप फिर भी बस लगे रहते हो, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। रीएंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप फिर जब आपने उसको कुछ बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, फिर आप उसका फीडबैक ले लो। पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप दे रहे हो उसको अच्छे से समझ आना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डोमेन्स मतलब तरीके क्या है, किस किस तरीके से आप दे सकते हो। सबसे पहले तो आपका कोग्निटिव मतलब ये कि जो भी आप चीज़ें बताओगे उसको अच्छे से समझ आनी चाहिए। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, आपने उसको कोई मेडिसिन का नाम बता दिया तो वो याद होना चाहिए, ठीक है, और उसका मतलब, मकसद पता होना चाहिए,
कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव, जो भी आपने चीज़ें उसको बताई वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तब उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब बीमारी मेरी बहुत ख़तरनाक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने एक अच्छे तरीके से बतानी है। इसके अलावा साइकोमोटर, आपने उनके कुछ स्किल्स भी इम्प्रूव करवाने हैं, जैसे कि अगर उनको ज़रूरत पड़े और उनके पास कोई हो ना, तो वो अपने आप को जो है इंजेक्शन लगा सके या उसको जो है मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है, तो वो अपने से भी मतलब कुछ कर सके, हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों है, पेशेंट एजुकेशन क्यों ज़रूरी है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्किल बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पेशेंट को ये पता चलता है कि कब, कैसे और क्यों मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, कब कब मैंने क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए हम एजुकेशन देते हैं ताकि पेशेंट को अपनी ज़िंदगी के बारे में पता हो, कब उन्होंने क्या करना है ये उनका फैसला खुद हो, ठीक है। ग्रुप एफर्ट तो नाम से ही पता चलता है कि हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ प्रोवाइडर जितने भी है, ठीक है, वो आपके साथ इस काम में शामिल होने चाहिए। जब आप उसको ये एजुकेशन दोगे, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, चीज़ें आपने बताई वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज कंप्लाइंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन इंक्रीज पेशेंट मोटिवेशन, कि मतलब आपने पेशेंट को मोटिवेट कर दिया, उसको पता चला कि हाँ ये मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये मेरे लिए बोल रहा है, तो ये मतलब वो आप पे एतबार करेगा, यकीन करेगा, ठीक है। पेशेंट आउटकम का मतलब ये कि आपने जो एजुकेशन दी है और जो इलाज आपने किया है पेशेंट का, वो उस पर अच्छा है, ठीक है, और वो अच्छाई की तरफ जा सके, वो वेलनेस की तरफ जा सके, वो उसी तरह बीमार ना रहे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, ठीक है, ये पेशेंट आउटकम में आता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब यही कि आपने जो भी चीज़ें बताई हैं वो पेशेंट को ज़रूरत थी, या जो चीज़ें आप उसको सिखा रहे हो तो वो पेशेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन मतलब ये कि मोर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जो भी आप मेडिकल सर्विसेज देते हो उसका आप अच्छे से अच्छा यूज़ करो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी इंजेक्शन की ज़रूरत ना हो आपने लगा दी, या किसी जो है चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और आप पेशेंट को उस तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे हर दूसरे मिनट कोई आता है पेशेंट से मिलने या बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि पेशेंट डिस्टर्ब रहता है इससे। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन एंड रेफरल्स, पेशेंट को ये सेटिस्फेक्शन, ये हम क्या कहते हैं कि उसका दिल मुतमईन होना चाहिए कि हाँ ये मेरा सही ख्याल रख रहा है, और वो अदर जो पेशेंट्स होते हैं वो भी उनको आपके पास रेफ़र करें, ठीक है। फिर से वही चीज़ें बताई गई हैं कि पेशेंट एजुकेशन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कि प्रिंट, आप किसी चीज़ उनको प्रिंट में दे दो, या वर्बली बता दो, या मल्टीमीडिया के ज़रिए बता दो, या कम्बिनेशन, मतलब मुख्तलिफ़ लोग आके उनको बोल दें, मुख्तलिफ़ चीज़ें बता दें, ठीक है। ये पेशेंट एजुकेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के वेज़ है। फिर इसका जो है चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सेटिस्फेक्शन होगी, इमोशनल स्टेट उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, ठीक है, जैसे कि लाइफस्टाइल वो चेंज करेगा, अपना सेल्फ केयर करेगा, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा, ख़र्च करेगा। फिर उसके इन सारी चीज़ों का असर उसके ज़िंदगी पर होगा, हेल्थ स्टेटस पर होगा, ठीक है, कि वो अच्छा फ़िज़िकल हेल्थ उसकी अच्छी होगी, वेल बीइंग मतलब वो अच्छा सेहतमंद होगा। उसके साइन सिम्पटम्स अगर आएंगे तो वो हॉस्पिटल को जो है इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो वो इन्फॉर्म करेगा, उसको पता होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एजुकेशन है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसकी कीमतें जो होती हैं, जैसे कि अगर आप लॉन्ग स्टे करते हो हॉस्पिटल में तो ज़ाहिर बात है कॉस्ट ज़्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट अस्पताल है तो सही है, लेकिन अगर प्राइवेट है तो फिर तो होगा, ठीक है। ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने पेशेंट को कम टाइम में ज़्यादा एजुकेशन देना है, और अच्छा एजुकेशन के उसको जो है इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, उस पे असर करे, उसके लिए अच्छी हो चीज़ें, ठीक है। और जब भी आपको मौका मिले तो आपने पेशेंट को बताना है, मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन देनी है, ठीक है, जब टीचेबल मोमेंट हो। ऐसा भी ना हो कि पेशेंट
उस सिचुएशन में है ही नहीं, कुछ बोलने के हालत में है ही नहीं या कुछ सुनने के हालत में है ही नहीं, और आप जाके बोल रहे हो, उसको बता रहे हो चीज़ें। तो ये ऐसा आपने नहीं करना है। जब आप पेशेंट एजुकेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई मरीज़ आता है, आप उससे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसके बीमारी के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। और ये बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है और आप भी पेशेंट को उसी स्टेज से जो है एजुकेट करवाना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप वहाँ से उसके नीड्स के बारे में, उसके कंसर्न्स, उसके मसलों के बारे में पूछते हो। ठीक है, और ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, तो अवॉइडिंग कंजम्पशन, मतलब अपने आप से अंदाज़े नहीं लगाना कि हाँ आपको ये मसला है, या आपको ये हो सकता है, या आपको कैंसर है, आपको शुगर है। आपने खुद से ये नहीं बताना है, बल्कि रिपोर्ट्स को देख के आपने फिर बता देना है। खुद से कुछ भी नहीं करना विदाउट डायग्नोसिस और एनीथिंग। इसके अलावा इनकरेक्ट एजम्पशन जो है वो आपके लिए भी मसला हो सकता है। जैसे कि आपने बता दिया कि आपको लीवर कैंसर है, तो बाद में उसको हो ही ना, आपने तो उसको टेंशन में डाल दिया। ठीक है, अब उसके साथ जो है मसला होगा, बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी। ठीक है, लेकिन अगर बाद में उसकी जो रिपोर्ट है वो साफ आई और उसमें कुछ नहीं हुआ लीवर कैंसर के बारे में, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर आपको बुरा भला कहेंगे, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मतलब गलत हो सकते हैं। और उसके बारे में, पेशेंट के सिचुएशन के बारे में जितना भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, आपने कर लेने पहले अर्ली स्टेज में। ठीक है, अलावा गेटिंग टू नो योर पेशेंट, अपने पेशेंट को पहचानने की, जानने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप जाके वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे अपने नेम से और अपने रोल से, कि आपने क्या करना है, किस लिए आए हो। ठीक है, आपका काम क्या होगा। फिर उसके बाद आपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उससे पूछने हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सपोर्ट के लिए आपके पास कौन है, आपके पास कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, या कोई और बंदा है, कौन है आपके पास। ठीक है, या इसके अलावा लिमिटेशन मतलब कि आप कहाँ से हो। ठीक है, एड्रेस आपको पता होना चाहिए। मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, सही है। ठीक है, ये आपने जो है कंफर्म करवा लेना सबसे पहले। उसके बाद आपने कल्चरल हिस्ट्री भी लेनी है, कोई पठान है, सिंधी है, बलोची है। ठीक है, या कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, मतलब आपको उसकी ज़बान समझ नहीं आ रही और आपकी ज़बान उसको समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। इसके अलावा आपने उसके कल्चरल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। आपने जो है, अगर कोई फ़र्ज़ करो आप मुसलमान हैं और आपके पास कोई दूसरे मज़हब का बंदा आया, तो आपने उसके मज़हब को नहीं देखना है, आपने जस्ट उसको एज़ अ पेशेंट देखना है, और उसको जैसा आप ट्रीटमेंट एक मुसलमान को दे रहे हो, उसी तरह का ट्रीटमेंट आपने उसको देना है, अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आपने पेशेंट को रखना है, बिल्कुल विदाउट जजमेंट, कोई भी जजमेंट नहीं करनी, ट्रीट एक जैसे करना है, रिस्पेक्ट देना है पेशेंट को, और आपने एम्पैथी, हमदर्दाना रवैया शो करना है। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई शक है आपके जहन में, तो वो आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने चैलेंजिंग योर ओन व्यूज़, ये कि आपने अपने आप से कोई अजम्पशन नहीं करना है। एस्टेब्लिशिंग रेपर्ट का मतलब ये होता है कि पेशेंट का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, एतमाद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि द पेशेंट मस्ट फील कंफर्टेबल विद यू, आपके पास वो कंफर्टेबल हो, उसको कोई मसला ना हो। ठीक है, जब आप पेशेंट से मिल रहे हो तो आपने हमदर्दाना रवैया शो करना है, एम्पैथिक बनना है। ठीक है, इसके अलावा जो चार्ट होता है, जो फाइल वगैरह होती है, ठीक है, उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आई कांटेक्ट करना है, उससे बात करनी है, और अगर वो कोई बुक वगैरह पढ़ रहा है तो उसके बारे में पूछना है, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ यार ये बंदा सही है, मतलब गुड है, बात करता है। इसके अलावा पेशेंट का पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट अपने बारे में क्या फील कर रहा है। आपने पूछना है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कंडीशन, मतलब जब आप इस अपने बीमारी के बारे में पूछते हो तो आपके जहन में क्या आता है, आपको क्या क्या फील होता है। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल आप पूछते हो। ठीक है, और ये आपका
प्राइमरी फोकस होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपका ये आपके पेशेंट का जो कंसर्न है वो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आप दो किस्म के सवालात पूछ सकते हो। एक को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरे को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनका जवाब वो आपको सिर्फ हाँ ना में दे सकता है, यस नो, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब आपको वो डिटेल से देते हैं। क्लोज एंडेड में जैसे कि आप पूछते हो आर यू अपसेट या आर यू इन पेन, क्या आपको दर्द हो रहा है, वो कहेगा हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन ओपन एंडेड में पूछ लेते हैं तो वो कैसे बताएगा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पेन, आप अपने दर्द को कैसे बयान करोगे कि किस तरह का है। तो वो फिर आपको बताएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है, ऐसा फील हो रहा है किसी ने मुझे मतलब ज़ोर ज़ोर से मारा हो, या जो सुई वगैरह चुभती है ना, ऐसे मतलब वो आपको अच्छी खासी स्टोरी बताएगा, ठीक है, कहानी बताएगा। और ऐसा होगा कि वो आपको तफसील के साथ सब कुछ चीज़ें बयान करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और आपने क्या करना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछना है ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ज़्यादा हो, ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ों का पता चले, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस आ सकते हैं। मतलब अगर आप पेशेंट को बताओगे, एजुकेशन दोगे, तो वो मतलब ऐसा होगा कि रेजिस्टेंट होगा, उसको नहीं, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा इलाज करो। लेकिन आपने क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करोगे, ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो वो और एजुकेशन के फ़ायदों पे आप बात करेंगे तो वो फिर सुनेंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। एटीट्यूड भी उनका मतलब ऐसा हो सकता है, या तो वो इनकार करेंगे, या वो डरे होंगे, या फिर गुस्सा होंगे, ठीक है, या किसी भी एंजाइटी टेंशन में होंगे, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें मतलब आप के एजुकेशन के लिए एक बैरियर हो सकते हैं। तो अपने पेशेंट को बताना है कि आपको इससे फ़ायदा है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। मतलब किसी न किसी तरीके से आपने पेशेंट को मोटिवेट करना है। फिर आपने ये बताना है कि आपके ऊपर ये एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं, क्या न्यू स्किल्स आपके पास आएंगी, ठीक है, और किस तरीके से आप डिज़ीज़ से, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी है, उनको मोटिवेट करने हैं ताकि जो भी उनका मसला हो वो क्लियर हो, और उनको भी कुछ ना कुछ स्किल्स हो, हासिल हो, ठीक है, और पता चले उनको। इसके बाद आप और आपके पेशेंट जो होंगे वो एक गोल बनाएंगे, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और क्या क्या गोल्स हमारे होने चाहिए। गोल्स आपने सेट किए तो कैसे आपके गोल होने चाहिए, एक तो ऐसा गोल होना चाहिए जो ज़रूरी हो, बीमारी के साथ आपका गोल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो है अटेंशन, मेन जो आपके अटेंशन होंगे, ठीक है, वो आपके पेशेंट के कंसर्न्स होने चाहिए। मतलब पेशेंट का जो मसला है सबसे पहले आपका अटेंशन वहाँ होना चाहिए कि आपने मेन मसले को छोड़ दिया, किसी और चीज़ के पीछे आप लग गए तो जो मेन मसला है वो तो ट्रीट होगा ही नहीं, ठीक है। स्टेटेड लिमिट्स, अगर पेशेंट चाहता है कि कोई किसी चीज़ से वो इनकार कर रहा है या जो है वो नहीं करवाना चाहता, तो आपने वो काम नहीं करना है और किसी दूसरी तरीके से वो आपने जो है उस मसले को हल करना है एज़ बेस्ट यू कैन, ठीक है। इसके अलावा अपने पेशेंट की लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है, अगर उसको ज़रूरत है लाइफ़स्टाइल चेंज करने की तो आपने उसको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि ये आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपका जो प्लान है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो काम सही से करे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पेशेंट नीड, कि पेशेंट को किसी काम की या एक चीज़ की ज़रूरत है, और दूसरा होता है पेशेंट कंसर्न, पेशेंट का मसला, कि जो ज़रूरत है तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, वो काम पेशेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज आता है, एक रास्ता आता है, ठीक है, उस रास्ते को आपने पार करवाना होगा पेशेंट से। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गए हैं कि पेशेंट को ज़रूरत है एक्सरसाइज की, ठीक है, और पेशेंट कह रहा है कि एक्सरसाइज हर्ट्स, कि एक्सरसाइज से मुझे तकलीफ़ होती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये एक ज़रूरत है एक्सरसाइज की, दूसरा उसका मसला है कि वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने एक ब्रिज बनाना है, उसके दरमियान एक रास्ता बनाना है ताकि वो एक्सरसाइज करें,
अब वो ब्रिज क्या है? बाय एक्सरसाइजेज यू विल इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। आपने उसको बताना है कि एक्सरसाइज करने से आपके मसल स्ट्रेंथ जो है, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पेन कम हो जाएगा। आपने ऐसा एक्सरसाइज करो कि आप आसानी के साथ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो ये आप उसके लिए एक रास्ता बना रहे हो, एक ब्रिज बना रहे हो और आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट्स नीड और पेशेंट्स के जो कंसर्न होते हैं उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाना पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है। कीमोथेरेपी पेशेंट को चाहिए, कीमोथेरेपी जो कि कैंसर का एक इलाज है, लेकिन पेशेंट कह रहे हैं कि माई हेयर विल फॉल आउट, कि मेरे बाल गिर जाएंगे। अब अगर आपने पेशेंट का इलाज करवाना है, कैंसर का इलाज करना है, तो ज़ाहिरी बात है उसके आगे बाल तो इतनी बड़ी बात नहीं। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से मौत हो सकती है तो आपको मंजूर है, या आपके बाल गिरें वो अच्छा है, ठीक है। तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि कीमोथेरेपी से आपके कैंसर सेल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आप कैंसर से निजात पाएंगे और फिर आप अपने हेड को किसी न किसी तरीके से कवर भी कर सकते हो। आप टोपी ले सकते हो या विग ले सकते हो या कोई टर्बन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब हेड कवर कर सकते हो, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप पेशेंट के कंसर्न और उसके नीड्स के दरमियान एक ब्रिज, एक रास्ता बनाओगे और उसको वो काम करने पर जो है आमादा करोगे। अब आता है आपका स्टेप 3, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग। आपने पहले असेसमेंट किया, फिर प्लान किया कि मैंने क्या करना है। अब आपका आता है इम्प्लीमेंटिंग। जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अभी अमल करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लान में कुछ न कुछ मतलब मसला आ सकता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई तब्दीली उसमें कर सकते हो। तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो तब्दीली के लायक हो, ठीक है। ऐसा प्लान आपने नहीं बताना कि उसमें कोई भी चेंज आप बाद में ना कर सको। इम्प्लीमेंटेशन में आपका जो है क्या क्या होना चाहिए? आपका टोन ऑफ वॉइस, मतलब आप किस लहजे से बात कर रहे हो वो अच्छा धीमा लहजा होना चाहिए। आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। आप जो उसको जिस तरीके से आप टच कर रहे हो, ठीक है, या इंजेक्शन लगा रहे हो या जो भी है, वो उसको तकलीफ़ तो ज़्यादा नहीं है या उसको बुरा तो नहीं फ़ील हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे गुड लाइटिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, शोर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रूम जो है वो आपका अच्छा खासा सही होना चाहिए, मतलब साफ़ वगैरह। और इसके साथ साथ आपने पेशेंट को प्राइवेसी देनी है, ठीक है। अक्सर पेशेंट नहीं चाहता कि वो बाकी पेशेंट्स के साथ जो है कांटेक्ट में आए, या फिर जो है उसके बीमारी के बारे में किसी को पता चले, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि प्राइवेट पार्ट्स में कुछ मसला होता है या फिर हमने साफ़ करना होता है कुछ, ठीक है। तो प्राइवेसी उस टाइम आपने देनी है। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट चाहता है कि उसके फैमिली वालों को भी किसी चीज़ों का पता ना चले, तो आपने वो भी करना है, किसी को नहीं बताना है। अगर पेशेंट बता रहा है कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी, तो आपने नहीं बतानी, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ प्रायोरिटीज़ अपने लिए सेट करना है। आपने पेशेंट को बताना है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपने क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है, या उनको रिज़ल्ट कब मिलेंगे इस ट्रीटमेंट के। इसके अलावा जब आप अपने गोल पे काम करोगे तो क्या करोगे कि एक टाइम फ्रेम चूज़ करोगे, ठीक है, कि इतना टाइम मैं ये काम करूँगा। अगर पेशेंट को आपके कॉन्टैक्ट नंबर का ज़रूरत है तो आपने वो भी दे देना है, ताकि उसको कोई मसला हो तो वो आपको कॉल कर सकें, आपसे पूछ सकें, ठीक है। और पेशेंट को सब कुछ बताना है कि कोई सरप्राइजेज़ आपने नहीं रखने कि पेशेंट को अचानक उसका पता चले और वो सरप्राइज़ हो, या कोई साइन सिम्पटम उसको ख़राब आए, ख़तरनाक आए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने बताना है, अलर्ट करना है पेशेंट को। अच्छा, जब आप किसी पेशेंट को कोई भी एजुकेशन या मैसेज दे रहे हो तो आपके पास ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो है वो फ्री टाइम होगा कि आप जाओगे पेशेंट को सारी चीज़ें बताओगे। आप उनको कुछ चार्ट्स वगैरह भी दे सकते हो, जैसे कि आप उनको कुछ प्रिंटेड चीज़ें दो, कोई वीडियो लगा के दे दो, ऑडियो दे दो, ठीक है। उनको वो जो है वो देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और हर तरीके से फिर हर बंदे का जो लर्निंग वे होता है वो डिफरेंट होता है। कोई देख के सीख सकता है, कोई सुन के अच्छे से सीख सकता है, कोई जो है बोलने से सीख सकता है। तो हर डिफरेंट तरीक़ाकार होता है हर पेशेंट का, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी करनी है कि आप उनको कोई प्रिंटेड चीज़ दे दो, वीडियो दे दो, ऑडियो दे दो, तो
उसको भी देख के उनको कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा चीज़ों। इसके अलावा आपने वही कि आपका क्लियर फोकस और गोल वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका स्टेप बाय स्टेप आपके पेशेंट को आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, प्रैक्टिकल टिप्स दोगे, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सके। क्लियर लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताओगे, जो कि मतलब एक आम मरीज़ की या एक आम नर्स की जो आपस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। री इन्फोर्सिंग का मतलब ये कि आपने किसी पेशेंट को कुछ कोई चीज़ बताई, ठीक है, तो फिर वो आपको वापस भी दोहराए, उनको समझ आया या नहीं आया, तो ये चीज़ भी आप पूछोगे। उनके फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है ताकि उनको भी पता चले कि आपने पेशेंट का कैसे ख्याल रखना है, और एक सक्सेसफुल आपने प्लानिंग बनानी है, एक स्किल्स आपने डेवलप करने हैं, ठीक है, ताकि वो आपका जो पेशेंट है वो कॉन्फिडेंट हो और मोटिवेटेड हो। इसके अलावा कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं पेशेंट के, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्री होगा, इनकार करेगा हर बात पे, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगा। तो आपने पेशेंट को बताना है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, बीमारी के दौरान ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो आपने पहले उसका पेन कम करवाना है, उसको मैनेज करना है, ठीक है, फिर उसके बाद अपना प्लान जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, तो आपने उन चैलेंजेस को क्या करना है, ओवरकम करना है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करना है। पेशेंट को आपने कंफर्टेबल रखना है, ठीक है, और अगर कोई एक्यूट इलनेस हो जाए, ठीक है, अचानक कोई मसला आ जाए, तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को देखना है, उसका मसला ख़त्म करवाना है, और इसी तरीके से जो आपके जितने भी चैलेंजेस होंगे ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप है दैट इज़ डॉक्यूमेंटिंग। डॉक्यूमेंटिंग आपका सिंपल ये होता है कि आप पेशेंट रिकॉर्ड लिख के रखते हो कि आपने क्या क्या किया, कौन से मेडिसिन आपने जो है वो मरीज़ को दे दिए, किस तरह उनका असर हुआ पेशेंट पे, और किस तरह आपका पेशेंट सही हुआ या सही नहीं हुआ, कौन सी चीज़ें उनके लिए अच्छी साबित हुई, कौन सी चीज़ें उनको और ख़राब सिचुएशन में लेके गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि जो भी आप अगर आगे उस तरह का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको पहले से पता हो कि मैंने क्या क्या करना है। और एक पेशेंट रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हेल्थ वर्कर आएंगे, मतलब फ्यूचर कोई नर्स आएगा, डॉक्टर आएगा, तो भी वो उन चीज़ों से हेल्प ले सकता है और एजुकेशन ले सकता है। आपने मतलब वो जो रिकॉर्ड होता है वो आपके कलीग्स को भी इन्फॉर्म करता है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके पेशेंट पे और आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपने जिस तरह का काम करना है वो आप लिखेंगे, जो भी आप मेडिसिन देंगे वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे उनके फ़ाइल में, और फिर आप उसको एज़ अ हेल्थ एजुकेशन आगे जो है वो प्रोवाइड करोगे। हेल्थ एजुकेशन के कुछ गाइडलाइन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने पेशेंट के नीड को फोकस करना है, ठीक है, आपने जो है उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है। वही बातें मैंने आपको बताई, कंफर्टेबल टेम्परेचर, प्राइवेसी, ठीक है, आपने अपने अप्रोच को, अपने बातों को फ्लेक्सिबल रखना है कि उसमें कोई भी चेंज वो करवाना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब वो आपके बात से डिसएग्री भी हो सकता है। आप उनके लिए नई नई चीज़ें लेके आओ, ओपन एंडेड सवाल पूछो, ठीक है, उनसे जो आपने बताया उनको उनसे दोबारा दोहराओ। ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, इस स्लाइड में आप देख भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है कोई भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, मतलब कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल में आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरप्शंस, मतलब तवज्जो हटाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, या ऐसी जगह होंगी जहाँ पे प्राइवेसी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कल्चरल इंटरप्शन जो होंगी, जो बैरियर्स होंगे, वो आपका लैंग्वेज का, आप उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, या वो आपको जो है मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसको कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, कुछ एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक बैरियर है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ख़त्म करना है। इंटरनल बैरियर क्या हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर जो है वो साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, फ़ियर हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्या हो सकते हैं कि उसको पेन होगा, फटीग होगा, सेंसरी डिप्राइवेशन होगा, या ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें
एज ए बैरियर है, ठीक है। तो आपने उनको ख़त्म करना है और ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वही है कि पहले आप असेसमेंट करोगे, फिर नीड्स आपके क्या क्या है उस पर फोकस करोगे, फिर आप प्लान करोगे कि मैंने क्या करना है। प्लान में आपके गोल आते हैं, आपसे आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्लान को, ठीक है। और एवॉल्यूशन पे आप आओगे। एवॉल्यूशन में आप क्या देखते हो? नतीजा देखते हो कि आपने जितना काम किया उसका नतीजा क्या निकला, आपका मरीज़ ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपके नर्सिंग असेसमेंट या नर्सिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड एवॉल्यूशन है। ये 5 जो स्टेप्स है ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए एंड इसका मकसद भी पता होना चाहिए कि हर स्टेप में हम क्या क्या करते हैं। एंड दिट्स ऑल अबाउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।